एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमने घटना चक्र बुक से लिए हैं। देखो, ये आज 26 नवंबर को हमारा यहाँ पर ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है और दिसंबर में हमारा आरओ और एआरओ और ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम है वो हमारे यहाँ पर लाइंड अप हैं। तो ठीक है, इन सभी एग्ज़ामों के लिए हमारे जो ये घटना चक्र के कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इन पेपरों में कम से कम 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस हमारे कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं। तो अगर आप हमारे ये वाले सेशन को देखेंगे तो आप अपने 4 या 5 नंबर यहाँ से पक्के कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे शेयर करें। तो देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन हद तक हमने यहाँ पर अपने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम यहाँ पर 51 जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा उसको देखते हैं। देखो, 51 क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ क्वांटम कंप्यूटर। तो ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, इसके यहाँ पर व्याख्या भी दे रखी है तो आप इन व्याख्याओं को भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, अब 52 देखो, क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो क्वांटम कंप्यूटर हमारे किस पर आधारित है, जो कि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटम यांत्रिकी पर हमारे यहाँ पर आधारित है। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53 है, एक डिजिटल घड़ी किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज एम्बेडेड कंप्यूटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, डिजिटल कंप्यूटर डैश की गणना करता है? तो डिजिटल जो कंप्यूटर है हमारा अंकों की गणना करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 55 क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो लॉजिकल सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? तो देखो, इसका यहाँ पर आंसर नहीं दिया है तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कंप्यूटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है, बाइनरी भाषा मतलब 0 और 1 को समझता है। और कंप्यूटर की आईसी सिलिका से बनी होती है। कंप्यूटर 3 मोड में कार्य करता है, पहला है रियल मोड, दूसरा है प्रोटेक्टेड मोड और तीसरा है वर्चुअल रियल मोड। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो लैपटॉप हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58 है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है? देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर का जो उपयोग होता है बड़े उद्यानों में भी होता है, व्यापार व्यवसायिक फार्म में भी होता है और चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी में हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिजिटलीकरण संदर्भित करता है? तो डिजिटलीकरण, देखो इसका आंसर तो यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। देखो, डिजिटलीकरण शब्द एनालॉग से डिजिटल में या डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरण को संदर्भित करता है। डिजिटल सिग्नल 0 और 1 होते हैं जो क्रमशः उच्च और निम्न मानों को इंगित करते हैं। तो ठीक है, तो इसका यहाँ पर व्याख्या दी गई है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60 है, उन्नत बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5वीं जो पीढ़ी, मतलब यहाँ पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 5वीं पीढ़ी, जो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या है, इसका जो दोनों ही आंसर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कब हुआ? देखो, वैक्यूम ट्यूब का हमारा जो उपयोग हुआ था वो सबसे पहले प्रथम पीढ़ी में हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई? तो देखो, ट्रांजिस्टर का जो हमारा यहाँ पर खोज हुई थी वो हुई थी दूसरी पीढ़ी में, जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में देखो, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? तो वह जो आज हमारे यहाँ पर 5वीं जनरेशन का जो कंप्यूटर उपयोग हो रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? तो सेकंड जनरेशन में यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ करा। ठीक है, पहले में वैक्यूम ट्यूब हुआ था, दूसरे में हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 66 है,
पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। देखो जो पर्सनल कंप्यूटर है वो हमारा चतुर्थी पीढ़ी से संबंधित है, 4th जनरेशन से हमारे यहाँ रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67, लैपटॉप और पामटॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज चतुर्थी पीढ़ी में होता है, 4th जनरेशन में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5 का सही क्रम क्या है। देखो अब यहाँ पर इसकी व्याख्या पढ़ते हैं सीधे। देखो पहली पीढ़ी हमारी आई थी 1942 से 1955 में आई थी, और सबसे पहले हमने यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया। ठीक है, दूसरी पीढ़ी हमारी 1955 से 1964 में, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित थी। तीसरी पीढ़ी हमारे 1964 से 1975 में, जो कि हमने यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट से पर आधारित थी। चौथी पीढ़ी में 1975 से वर्तमान में, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। तो ठीक, और जो पांचवी पीढ़ी है वो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पर हमारे इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ठीक है, आपको यहाँ पर ये चीज़ें पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69 है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं। देखो पांचवी पीढ़ी के जो हमारे कंप्यूटर प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तकनीकी का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70 है, ENIAC की खोज हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी में हमारे क्या है, ENIAC की हमारे यहाँ पर खोज हुई थी। तो ठीक, अब 71 अब क्वेश्चन नंबर 71 देखो, टेबुलेटर जिसका उपयोग सांख्यिकीय सूचनाओं को संसाधित करने हेतु काट को पंच कराने के लिए किया जाता है का आविष्कार किसने किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हरमन हेलोरिथ ने करा था, हेलेरिथ ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 72 देखो, यहाँ पर पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिकल अंकीय कंप्यूटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ENIAC हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। तो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख 73, VLSI एंड ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ है। तो देखो इसका जो प्रयोग हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा, चतुर्थी पीढ़ी में हुआ था, 4th जनरेशन में। तो ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब 70 यहाँ पर 4 है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिक भाषा का प्रयोग किया गया। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली पीढ़ी में हमारे यहाँ पर ये भाषा का मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखो, यूनिवैक का विस्तारित रूप है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ठीक, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 76 है, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनिवैक हमारा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 77, पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक 1 किस पीढ़ी पर निर्मित हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी पर हो जाएगा। तो ठीक, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर यूनिवैक और ENIAC कंप्यूटर उदाहरण है, तो हमारे दोनों ही प्रथम पीढ़ी के हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 79 देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट संबंधित है। तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट है हमारे कौन सी पीढ़ी से संबंधित है, जो कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी से यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 80 देखो, डैश पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, चौथी पीढ़ी। तो ठीक है, 4th जनरेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 81, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 82 है, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किस पीढ़ी जनरेशन का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पहली पीढ़ी का ये उदाहरण है। नेक्स्ट देखो, IBM 7094 एंड और IBM 1620 किस पीढ़ी जनरेशन का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा,
तो ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी के हमारे ये उदाहरण हैं। तो ये भी हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सारे ही क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पर आपका यहाँ से इन क्वेश्चनों से क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपका अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके 4 या 5 नंबर यहाँ पर फिक्स हैं। तो ठीक है, तो अगर आप हमारे इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को साथ ही शेयर भी कर दें। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 84 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कब हुआ? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इस्तेमाल हुआ था द्वितीय पीढ़ी में हुआ था, सेकंड जनरेशन में हुआ था। नेक्स्ट देखो 85 है, ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ था। तो ऑनलाइन सिस्टम का जो विकास हुआ था वो तृतीय पीढ़ी में हुआ था, थर्ड जनरेशन में हुआ था। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, कंप्यूटर किस माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इनपुट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 87 है, कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है? तो कंप्यूटर की जो शक्ति है ऑप्शन डी, ठीक है, वर्ड लेंथ में मापी जाती है, जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 88 है, अब किसी कंप्यूटर को एक बटन प्रेस जैसे हार्डवेयर के माध्यम द्वारा या एक सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा शुरू करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बूटिंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 89 है, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम दूसरा और तीसरा और पेंटियम दूसरा। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में डेटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगा डेटा के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है 90 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 91, किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड्स सबसे अच्छी तरह डैश फाइल में स्टोर किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डेटाबेस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 92 है, डेटा रूपांतरण के साथ क्या सच नहीं है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अन्य मॉड्यूल से डेटा प्राप्त करना। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का। अब देखो 93 है हमारा, डेटा की इंटीग्रिटी में बाधा आने का एक कारण है? तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा, डेटा की अतिरेकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 94 है, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत से फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, फाइल कंप्रेसर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का। तो ठीक है, अब देखो 95 देखो, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन ने करी थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब करी थी? 1940 में यहाँ पर इन्होंने ये वाली अवधारणा शुरू करी थी। तो ठीक, अब देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 96 है, यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? तो ठीक है, अगर हमें ऐसा करना है तो इसके लिए हम करेंगे सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 97 है क्वेश्चन नंबर, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं? तो और इसका क्या कहते हैं? उपयोगकर्ता हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 98 है, अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 99 है, स्कूल और कॉलेज में अभिलेख तैयार करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 100 है, अवशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो कृषि विज्ञान में भी किया जाता है, मौसम विज्ञान में भी किया जाता है और अंतरिक्ष विज्ञान में भी किया जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी में। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है? तो इसकी जो कंप्यूटर की विशेषता है, देखो शुद्धता हो जाएगा, गति हो जाएगा और विश्वसनीयता हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी हमारे कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो ठीक, क्वेश्चन नंबर 102 है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं
करता। तो ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पर कार्य नहीं करता है कंप्यूटर। अब देखो नेक्स्ट है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की डैश विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्धता। ऑप्शन सी क्या है, शुद्धता हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 104 है, कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का क्या अर्थ है। तो ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 105 है, इनमें से कौन सा एक तथ्य खोज तकनीक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट देखो यहाँ पर इसकी व्याख्या दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ठीक, क्वेश्चन नंबर 105 के आप इस व्याख्या को पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 106 है यहाँ पर, निम्न में से सूचना के गुण हैं। तो निम्न जो सूचना के गुण हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी हमारे सूचना के यहाँ पर गुण दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 107 है, किसी कार्य को अंजाम देते समय सीपीयू में बाधा डालने वाले सिग्नल जो कार्य को प्रारंभ अथवा समाप्त होने का घोषित करते हैं कि वे कहलाते हैं। ऑप्शन डी हमारे हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 108 देखो, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुकौशल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 109 देखो, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार लेता है। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 110 देखो यहाँ पर, योजना बनाने में प्रयुक्त डेटा यंत्र प्रायः कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्णय विश्लेषण यंत्र होगा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना। तो ठीक है, टेक्स्ट को स्कैन करना यहाँ पर इसका बुनियादी कार्य नहीं है। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 112 है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 113, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो देखो भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो हमारे बेंगलुरु में यहाँ पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 114 है, किस तरह का उपकरण डायोड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आरेखीय हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 है, सामान्य ताप क्रम पर सिलिकॉन डायोड का रोजिका विभव क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.7 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116 है, छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा, आईसी। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 117, एक मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डेटा एक्सेप्ट करता है, अपनी मेमोरी में स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 118 है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ से बनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से बनी होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 119 है, संगणकों के प्रयुक्त आईसी चिप प्रायः निम्नलिखित किस से बनाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिकॉन से बनाई जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 120 देखो, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व, देखो इसका भी आंसर सेम हो जाएगा, सिलिकॉन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक, तो आज के लिए हम 120 क्वेश्चन तक यहाँ पर इनको रखते हैं। इसके जो आगे के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो ये हमारे यहाँ पर कंप्यूटर के हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे आगामी आने वाले सभी यहाँ पर परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। और हमने यहाँ पर आरओ और एआरओ के यहाँ
यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स के यहाँ पर बहुत सारी क्लासें कराए हैं। अगर आपने उन क्लासें को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आगे भी हमारी ये क्लासेस जारी रहेंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।